नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज का पेपर प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? ऑप्शन 1 है धान, जूट, मंडुआ और गेहूँ। राइट आंसर हो जाएगा जूट। नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल वो फसल होते हैं जिनका उत्पादन हम बृहद लेवल पर करते हैं, अर्थात किसानों जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है इसको हम अपने दैनिक यूज के लिए तो करते ही हैं, इसके साथ साथ उद्योगों के लिए औद्योगिक रूप में इसका उत्पादन अधिक करते हैं। अब नकदी फसल की परिभाषा प्रत्येक देश में अलग अलग हो सकती है। जैसे इंडिया में जो धान है या जो गेहूँ है वो नकदी फसल नहीं है, क्योंकि हम धान का उत्पादन तो करते हैं लेकिन हम धान से उद्योगों में अधिक यूज़ नहीं करते हैं। जबकि यूएसए में यूएसए में जो गेहूं है उसका उत्पादन खाने के लिए तो किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे उद्योगों के लिए यानी उसके गेहूं से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका उत्पादन वो लोग अधिक करते हैं, यूज में अधिक करते हैं। इसके साथ साथ जो नकदी फसल है उससे किसानों की आय में एकाएक वृद्धि होती है, यानी कि जैसे ही उनकी जो आय होगी, आय के इनकम के सोर्स होंगे उससे नकदी फसल से अधिक होती है। जो परंपरागत जो हमारी कृषि है, जैसे हम गांव में रोपाई, धान से रोपाई करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीके से हम कोई भी सब्जी उगाते हैं तो वो हमारी क्या हो गई, परंपरागत तरीके से क्या हो गई, उत्पादन हो गया। तो नकदी फसलों से हम क्या करते हैं, सीधे उत्पादन अधिक करते हैं और इससे आर्थिक रूप से फ़ायदा अधिक होता है। अब इसका एग्जांपल है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, सरसों हो गया, तंबाकू हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब हमारी नकदी फसल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आज अंत में इसे डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और कम समय में। ऑप्शन 1 है जून 1921 में, 13 अप्रैल 1919 में, 3 मार्च 1920 में और 13 अप्रैल 1922 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और विषुवतीय प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विषुवतीय प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गर्म प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेश कटिबंध में, आर्कटिक प्रदेश में और ध्रुवीय प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण कटिबंध में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्राथमिक। जो मत्स्य उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अब ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, आर टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 4 जनवरी, 5 अप्रैल, 29 अप्रैल या 4 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 जनवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति वो एक ईश्वर किसने कहा? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी या श्री नारायण गुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका श्री नारायण गुरु। क्या हो जाएगा? श्री नारायण गुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किसने की?
क्वेश्चन नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएस में, उत्तराखंड समूह गाँव में और यूपी पीसीएस और अदर बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, संथानम समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, LM सिंघवी समिति। उन्होंने क्या कहा था, जो पंचायती राज है उनको संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है। तो ये जो SC है, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो किस राज्य में आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए जो पंचायती राज्य में है उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन है हरियाणा, केरल, MP या अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए पंचायती राज में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइबल जनजाति है वो लगभग पूरी की पूरी ट्राइबल जनजाति है, तो इसलिए यहाँ पे SC के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण जो डिस्कशन होगा, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। होता क्या है, इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, एक समिति का गठन किया था, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। और इनका काम क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने का के लिए क्या नियम बनाए जाए, क्या रेगुलेशन बनाए जाए, इसके लिए इन्होंने सुझाव देना था। होता क्या है कि जब 1907 ईस्वी में आपको पता होगा कि गरम दल और नरम दल, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, यहाँ पे अलग हो चुका था। इसके बाद जो 1916 ईस्वी में लखनऊ का अधिवेशन आता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यहाँ पे गरम दल और नरम दल आपस में क्या हो गए थे, पुनः मिल चुके थे। और इसके साथ साथ धीरे गांधी जी का आगमन हो चुका था, होम रूल आंदोलन चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो चुकी थी। तो इनको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या किया, एक कमेटी का गठन किया। आगे जाके क्या होता है कि 1919 में फरवरी के आसपास ये अपनी क्या देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, यानी सुझाव देते हैं। और इसी रोलेट एक्ट जो सिडनी रोलेट नाम था इसका। तो इसी कमेटी के सिफारिश पर 17 मार्च 1919 को जो भारत में केंद्रीय विधान परिषद है उसमें रोलेट एक्ट पास किया जाता है। और इसके तहत क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद रख सकती थी। कितना भयानक था ये, मतलब कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ब्रिटिश सरकार अगर शक हो गया किसी पर और किसी को भी अंदर जेल में बंद कर देती थी। आगे इन्होंने क्या किया कि जो उस समय पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और किसने किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। याद रखना, महत्वपूर्ण है, दो डायर आते हैं, ओ डायर और आर डायर, एग्जाम में आया था, हर आदमी गलत करता है इस क्वेश्चन को। तो ओ डायर ने क्या आदेश दिया था, किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। अब क्या होता है कि वहाँ की जनता क्या करती है कि विरोध प्रदर्शन करती है और निर्णय लेती है कि जो 13 अप्रैल वहाँ पे जो जलियांवाला, अमृतसर के पास में जलियांवाला जो बाग है, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन जो वहाँ की जो कमांड थी, सेना की कमांड, वो अब आर डायर पर आ चुकी थी। ओ डायर ने तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आर डायर पर क्या आ चुकी थी, आर डायर पर कमांड, सेना की कमांड आ चुकी थी। और आर डायर ने ही गोली मारने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जो निहत्थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन पे आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था।
ठीक है। तो आर डायर ने आदेश दिया था, ओ डायर ने डॉक्टर किचलो और सत्यपाल को क्या किया था, गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पे कई लोग मारे जाते हैं, इतिहास में इसकी कई बार आलोचना होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार इसकी जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति करती है, जिसका नाम है हंटर कमीशन कमेटी। हंटर कमेटी। इस कमेटी का क्या काम होता है कि वो जांच करे कि जलियांवाला बाग जो निहत्तों पर हत्याएं की गई है, आंदोलनकारियों पर हत्या की गई है, उनकी गोली चलाई गई है बर्बरता के साथ, तो उसकी जांच करना था हंटर कमेटी ने। और इस हंटर कमेटी में थे 8 सदस्य, जिसमें से 3 सदस्य थे भारतीय, जिनका नाम था शीतलवाड़ा, एक का नाम था जगत नारायण था, और एक था सुल्तान अहमद। क्या नाम था, सुल्तान अहमद। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में कि 3 आदमी कौन थे, आप नोट कर सकते हैं इसे। 3 आदमी कौन कौन से थे, एक था लाल शीतलवाड़ा, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये थे हंटर जो कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी जो बनाई गई थी, इसमें जो 8 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य भारतीय थे। कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई, और जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। और उस तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे क्या था, तहकीकात कमेटी। और जिसके जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने सरकार की बर्बरता की कई निंदाएं की थी, उनके कार्यों की निंदा की थी, और कहा था कि मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की भी इस कमेटी ने मांग की थी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, यहीं से देखो बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो इतिहास में क्या होता है, यही एक कारण था कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष का 3य चरण शुरू होता है, अर्थात गांधी युग का प्रारंभ होता है। और हम पढ़ते हैं कि गांधी युग कहाँ से शुरू होता है, 1919 से। ठीक है। तो भारतीय इतिहास में, तो इतिहास पढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो पिछली जो घटना है, उस घटना का संबंध किस घटना से है, और आने वाली घटना का संबंध किस घटना से होगा। तो जलियांवाला बाग आपने पढ़ा, अब यहाँ से असहयोग आंदोलन आपको फिर कभी नए डिस्कशन में आपको बताऊं। दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन के 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर था विश्वतीय प्रदेश में। इसे देखते हैं। एक भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था कोपेन। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था। लगभग पहली बार इन्होंने 1900 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण पे अपना एक मत दिया। उसके बाद समय समय पर इसमें परिवर्तन होते गए, और 1953 ईस्वी में अंतिम बार जलवायु वर्गीकरण का इन्होंने क्या दिया, अपना एक मॉडल तैयार किया। और इनके साथ एक भूगोलवेत्ता और थे, उनका नाम था गीगर पॉल। तो इसे कोपेन गीगर पॉल मॉडल भी कहते हैं। अब आए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा था। कोपेन कहते हैं कि जो जलवायु का हम वर्गीकरण करते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति के कारण जलवायु का वर्गीकरण होता है, प्राकृतिक वनस्पति के कारण। लेकिन हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति तो टेम्परेचर के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर अलग टेम्परेचर होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पे अलग वनस्पति जन्म लेगी, या कर्क रेखा पर अलग वनस्पति, या मकर रेखा पर अलग वनस्पति। यहाँ तक कि अगर हम अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में भी कई प्रकार की वनस्पतियाँ क्या होती है, पाई जाती है। और उसका कारण टेम्परेचर है। अगर हिमालय पर्वत में ठंडा है तो वहाँ पे अलग वनस्पति पाई जाएगी, और दक्षिण भारत में थोड़ा गर्म है, वहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इस सबको मद्देनज़र रखते हुए कोपेन ने अपना वर्गीकरण दिया। अब उन्होंने
कोपेन ने जो अपना मॉडल था उसको उसने 6 भागों में विभाजित किया, ए बी सी डी ई और ABCDEF, 3 3 6 है ना। ABCDE और ई के बाद एफ नहीं था, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, एच था। इसको उन्होंने अपने जलवायु जो वर्गीकरण था, ए को उसने कहा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। बी को उसने कहा शुष्क जलवायु, कैसा कहा था, शुष्क जलवायु से क्या कहा था, शुष्क जलवायु। सी को कहा था आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, आप अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु। और डी को कहा था आर्द्र अल्पतापीय जलवायु। ए को कहा था ध्रुवीय जलवायु और एच को कहा था पर्वतीय जलवायु। अभी हम जिसकी बात करेंगे, हम करेंगे विश्वतीय जलवायु, अर्थात ए टाइप की। हम जो ये ए उसमें बांटा था उसने, तो ए प्रकार की जलवायु विश्वतीय जलवायु कहा गया था। इसको जो ए प्रकार की जलवायु थी इसे विश्वतीय जलवायु कहा। इसको भी 2 भागों में बांटा। पहले भाग में बांटा AF और दूसरा ये संकेत है, और दूसरा था AW, जो AF जलवायु है ये है विश्वतीय जलवायु, और जो AW जलवायु है ये है सवाना प्रकार की जलवायु। अब इसका वितरण हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये AF टाइप की जो जलवायु है कहाँ पे इसका वितरण होता है। जैसे अगर हम देखते हैं, ये है मैप बना के देखते हैं, ये है साउथ अमेरिका का मैप यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, और ये है अफ्रीका। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये कौन सी जाति है, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो जलवायु पाई जाती है उसे कहते हैं भूमध्य जलवायु या विश्वतीय जलवायु। क्या कहेंगे, विश्वतीय जलवायु। तो आप जानते ही हैं कि इस जो ये वाला रीजन है यहाँ पे इंडिया होगा, इंडिया यहाँ पे होगा, लगभग यहीं पे होगा इंडिया, है ना, यहाँ पे इंडिया होगा। तो जो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण यहाँ पे जो पानी है उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो इस एरिया पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। वर्षा अधिक मात्रा में होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, जो पेड़ पौधे, यहाँ की जो वनस्पति है ये ऊंचे वनस्पति यहाँ पे पाए जाएंगे, और ऊंचे वनस्पति अगर पाए जाएंगे तो किसी भी प्रकार की जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी के लिए ये एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा, धनधन्य क्षेत्र हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का आपका पेपर प्रैक्टिस और डिस्कशन। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊँ, समझाऊँ, लेकिन समय थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं बहुत कुछ आपको नहीं बता पाता हूँ। अगर यही जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ चुका हूँ, और वो केवल इसलिए कि आप लोग प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग इसे शेयर करिए। अब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से यहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस या लोअर पीसीएस में एग्जैक्ट याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे क्वेश्चन था कि गंगा के मैदानी वाले भागों में कौन सा संकेत इसको दर्शाता है, तो उसका ऑप्शन था CWG। अर्थात जो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण किया था तो उसने उसके कुछ संकेत दिए थे, जैसे शुष्क शीत ऋतु के लिए उसने CWG उसका संकेत दिया था, तो राइट आंसर ये था। तो कई चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आप वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे आश्वासन दो कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।